बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियों ने, आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने दूसरी मरतबा हुकूमत से और इदारों से दोबारा सरेंडर करवाया। गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर हमने देखा, और इससे पहले हुकूमत बहुत आकड़ी हुई थी, उनके सामने पूरा निज़ाम आकड़ा हुआ था। वहाँ पर देखें, मामला शुरू हुआ जब एक एजेंसियों की मुदाखलत से एक हुकूमत को गिराकर एक कठपुतली वज़ीर आज़म बनाया गया। अब अनवारुल हक जो है वो उसको सारे जानते हैं, वो कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर वो जीता हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीतने के बाद उसने तहरीक इंसाफ के अंदर नकब लगाना शुरू की। उसकी मदद की खुफिया हाथों ने, नामालूम हाथों ने उसकी मदद की। वो धमकियां लगा के तो उसने वोट लिए कि जनाब आप वोट नहीं देंगे तो फिर जरदारी आपको कहेगा, आपको देने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी वालों को उसने यूं कहा, नून लीग वालों को कहा फिर नवाज शरीफ का फ़ोन कराऊं मैं आपको, वोट तो आपको देना पड़ेगा, मेरे कहने पर दे दो। अब उसको कोई भी प्यार नहीं करता वहाँ पर, और वो अवाम से प्यार नहीं करता। तो जब मैंडेट के बगैर एक हुकूमत लाकर बिठाई जाएगी तो जो बंदा लाके उस हुकूमत को बिठाएगा वो उसी की बात मानेगा ना। यानी शहबाज शरीफ साहब जिनकी डिक्की के अंदर फिरते थे उन्हीं की बात मानेंगे ना। जिस डिक्की के जरिए शहबाज शरीफ इक्तदार में आए हैं वो उस डिक्की की गाड़ी के मालिक की बात मानेंगे ना, या शहबाज शरीफ साहब बात मानेंगे उस अवाम की जिन्होंने उनको वोट ही नहीं दिया। तो इसी तरह ये बड़ा ऑब्वियस है, मोहसिन नकवी कोई अवामी लीडर है नहीं, तो उसको अवाम की परवाह भी नहीं है। तो जो अवामी लीडर होते हैं, जो अवाम के वोटों से आते हैं, वो अवामी फैसले करते हैं, उन्हें अवाम की परवाह होती है। अब यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पहले अपने जो मुतालबात मनवाए थे, वो मुतालबात हुकूमत ने कहा जी हम नहीं मानते, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो सब्सिडी आपको दे नहीं सकते, तो ये जो आपका हक हमने तस्लीम किया था, ये हक हम दोबारा अब खाने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो लोगों ने दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया। फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस लेके आ गए कि जी ये सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है और इसके मुताबिक कोई भी एहतजाज नहीं कर सकता। अब आज़ाद कश्मीर में लोगों ने जूते की नोक के ऊपर रखा और पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर बाहर आ गया। लोगों ने ऐसा एहतजाज किया कि ऐसे मनाजिर कभी आज़ाद कश्मीर की तारीख में नहीं देखे गए होंगे। पाकिस्तान का मीडिया, यानी मेरी नज़र में, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं खुद इसके अंदर काम करता रहा हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे इस पाकिस्तान के मीडिया में काम करना भी पड़े, लेकिन इतना होम्योपैथिक मीडिया, इतना फारग मीडिया पाकिस्तान का कि अच्छा है कि मैं इस वक्त इस मीडिया के अंदर काम नहीं कर रहा, और मैं इस तरह का कंप्रोमाइज शायद कर भी नहीं सकता था जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुआ। आज़ाद कश्मीर पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ है, लोग अपना हक मांग रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, और तारीख साद एहतजाज हो रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया उसका एक विजुअल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? फोन आ गया जी, साहब का फोन आ गया जी, आपने बिल्कुल आज़ाद कश्मीर को टच भी नहीं करना। टच क्या कर रहा है पाकिस्तान का मीडिया? इररेलीवेंट चीजें टच कर रहा है जी, फलां हो गया, ये हो गया, छोटी छोटी खबरें टच कर रहा है। बहुत मामूली नौयत की चीजों को जो है वो टीवी पे दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आज़ाद कश्मीर की आवाम निकलकर अपने हुकूक मांग रही है। तो वैसे भी लोग जो है वो अब मीडिया के मोहताज तो रहे नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कंपेन चलती है। आलमी मीडिया पाकिस्तान की खबरें दिखाता है, पाकिस्तानी मीडिया तो दिखाता नहीं है। तो आलमी मीडिया ने जो दिखाया उसका एक इंपैक्ट भी आया, इंडिया ने इस पर प्रोपेगेंडा भी किया, और ये प्रोपेगेंडा का मौका इंडिया को किसने दिया? इंडिया को ये प्रोपेगेंडा का मौका दिया पाकिस्तान के मीडिया ने। और जो हमारे पॉलिसी साथ है ना, इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। भाई जब आप नहीं दिखाएंगे तो लोग इंडियन मीडिया देखेंगे या फॉरेन मीडिया देखेंगे, तो वो मीडिया अपने तरीके से इसको रिपोर्ट करेगा। लिहाजा उन्होंने अपने तरीके से रिपोर्ट किया है, और पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई उठाने के बाद, और जब पूरा आज़ाद कश्मीर सड़कों पे आ गया, जब बहुत तेजी से शदीद सर्दी के अंदर वो गाड़ियां लेकर एंट्री पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहां पे जनाब पूरी हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए। जिन्होंने यहां पे रिजीम चेंज किया, जिन्होंने यहां पे लोगों को गिरफ्तार किया, उन्होंने अवाम के सामने घुटने टेक दिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, इसके ऊपर कोई ताना नहीं देना चाहिए। मामला यह है कि अपनी अवाम के सामने हथियार फेंक देना, घुटने टेक देना, यह बहुत बेहतर है कि आप किसी और की फौज के सामने हथियार या घुटने टेक दें। ये बहुत बेहतर होता है। यानी 71 में अगर पाकिस्तानी क़यादत उस वक्त अकल से काम लेती और अपने लोगों का फैसला मानती, अपनी अवाम के सामने जो है वो सरेंडर कर देते और उन्हें कहते कि ठीक है आपका जो राइट है वो हम आपको दे रहे हैं, तो फिर दुश्मन के सामने सरेंडर ना होता। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, और ये किताबों में लिखी हुई है, मैं कोई अपने से बात नहीं कर रहा। ये ऑब्वियस है, और ये ऐसे ही होता है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। लिहाजा पाकिस्तान में जो है ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ, वहाँ पे फिर फौरी तौर पे कैदी छोड़ दिए गए, लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन उसके बाद अब कुछ लोग दोबारा बाहर निकले। इस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ, लोग दोबारा एहतजाज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने कैदी तो छोड़ दिए हैं, लेकिन जो ऑर्डिनेंस वापस लेने वाला मामला है
उसके ऊपर हुकूमत लैतोलाल से काम ले रही है। हालांकि कमिटमेंट दी है कि ऑर्डिनेंस वापस लिया जाएगा, लिहाजा फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। अब उसके अंदर जो एक तहरीर है हमारे पास, वो तहरीर ये बता रही है कि जनाब फलां 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 जो है वो इसके अंदर कोई सेक्शन लिखे हुए हैं और उनको वो कह रहे हैं जी अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं और मुकदमात जो है वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं और दीगर चीज़ें जो हैं वो एक तहरीर से लिखी हुई सामने आई है। लेकिन लोग इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी जब तक अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं होता हम पुरअमन नहीं होंगे। कश्मीर के शहरियों का क्या है, आज आपने उनके कैदी छोड़ दिए, आप उनकी कल बात मानेंगे नहीं तो वो परसों दोबारा निकल के सड़कों पर आ जाएंगे, फिर वो एंट्री पॉइंट्स की तरफ आ जाएंगे और ये दुनिया के अंदर एक बड़ी खबर बनती है। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत अजीब तरीके से पाकिस्तान की रियासत फंस गई है, पाकिस्तान की हुकूमत फंस गई है और उन्हें ये मुतालबा तस्लीम भी करने पड़ते हैं। नहीं करते तो वो एहतजाज करते हैं, मुतालबा तस्लीम करते हैं तो IMF डांटता है और हुकूमत के बाद इतने पैसे नहीं है, इतनी नालायक और नकम्मी हुकूमत है कि उन्होंने पाकिस्तान को इतना गरीब कर दिया है और पाकिस्तान की मईशत को वहां पहुंचा दिया है कि जिन तबकात को माजी में सब्सिडी दी जा रही थी अब उन्हें सब्सिडी दे नहीं पा रहे। दूसरी एक और बड़ी चीज़ है नाज़रीन, वो ये है कि साने 26 नवंबर के हवाले से हुकूमत बहुत ज़्यादा हसास होती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि 12 लाशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और जो लाशें गायब हैं उनके बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है। मैं लाशें गायब हैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि लोग लापता हैं। जब लोग लापता हैं तो हमें तो नहीं पता कि वो जिंदा है या शहीद हो गए हैं। यानी जो लोग, ये डाटा तो हुकूमत ने देना था ना कि जनाब इतने बंदे हैं जो हमने गिरफ्तार किए हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है, ये उनके सारे नाम हैं, ये नाम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनके अलावा आप चेक कर लें आपका कोई बंदा हमारे पास नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाटा देती कि जनाब हमारे इतने बंदे गायब हैं। अभी वो कह रहे हैं जी 100 से ज्यादा बंदे हमारे गायब हैं। अब वो जो बंदे 100 से ज्यादा गायब हैं, जो जेलों में भी नहीं पता चल रहा कहां पे, थानों में भी नहीं पता चल रहा कहां पे, ना वो अपने घरों को पहुंचे हैं, तो वो बंदे गए कहां पे। अब उसके बारे में दो राय है, या तो उनको लापता कर दिया गया है, अगवा कर दिया गया जबरी तौर पे, या फिर वो शहीद हो गए, उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं। अब इन चीजों को लेकर जब सहाफी सवालात उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अब जब सवाल कोई उठाता है तो उसके ऊपर जो है वो केस किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं कि पंजाब में क्या हुआ और ओवरऑल पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डी चौक में शहादतों के हवाले से बात करने पर अब तक पंजाब में FIA ने 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए हैं। ये मोहम्मद उमैर साहब है, उन्होंने खबर दी है। 3 रोज में 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और क्रैकडाउन अभी तक जारी है। डी चौक एहतजाज इदारों से मुताल्लिक मामलात पर प्रोपेगेंडा या खबरें देने पर 90 मुकदमात हो गए हैं। अरकान पार्लियामेंट, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नामजद किए गए हैं। 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। 470 इसमें से बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। इस्लामाबाद से 36, लाहौर गुजरावाला से 11, फैसलाबाद 9 और पेशावर में 6 और मुल्तान में 4 मुकदमात। इस तरह जनाब ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये एक खौफ की फिजा बन गई है, यानी अवाम को डराने की कोशिश की जा रही है। जितनी मेहनत की गई थी ना 9 मई के मामले को उठाने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत की जा रही है 26 नवंबर के मामले को दबाने के लिए। लेकिन मैंने एक शेर आपको पहले दिन सुनाया था, वो मैं आपको अब फिर सुना देता हूं और ये हकीकत है, इससे कोई कभी नहीं भाग सकेगा कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। तो जनाब ये खून कहीं ना कहीं से नजर आ जाएगा। जिसके ऊपर एक कत्ल आ जाए ना वो फिर बचता नहीं होता। 302 बड़ी खौफनाक चीज है। कोई किसी भी ओहदे पे बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, ये चीज पीछा करती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हों, जमात इस्लामी के लोग हों, फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग हों, तहरीक लब्बैक के लोग हों, अंदरून सिंध की पार्टियों के लोग हों, बलूचिस्तान की पार्टियों के लोग हों, आज़ाद कश्मीर के लोग हों, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, पूरे पाकिस्तान के लोग ये बार बार कह रहे हैं और सब लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि डी चौक में गोली चली है, रियल बुलेट्स चली हैं और ये गोलियां निहत्ते मुजाहिरीन ने नहीं चलाई, ये रियासत की जानिब से चली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत इसके ऊपर माफी मांगे। ये नहीं उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हुकूमत को PTI मुजाहिरीन पर गोली चलाने के जुर्म में माफी मांगनी चाहिए। मुल्क के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पर गोली चलाने के मुबैना जुर्म पर माफी मांगनी चाहिए। कमीशन बनाकर मामले की तहकीकात करके हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। मिफ्ता इस्माइल भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे। इन लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि, और ये कह रहे हैं कि गोली चली है,
यानी हर बंदा ये मान रहा है कि वहां पे गोली चली है, हुकूमत नहीं मान रही। और जो लोग ये कहते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं। अब पश्तूनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी ये बात की है ना, उनको भी गिरफ्तार कर लें। फजल रहमान ने ये बात की, उनको भी गिरफ्तार कर लें। जमात इस्लामी ने ये बात की, उनको भी गिरफ्तार कर लें। जो बंदा ये बात करता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना शदीद दबाव है कि आपने 12वें के बाद 13वां नाम नहीं लेना, और उनके ऊपर इतना शदीद दबाव है कि आपने अपने लापता अफराद का जिक्र भी नहीं करना। आपके लापता अफराद का आपने तस्करा भी नहीं करना, कहीं पे आपने जिक्र नहीं करना कि आपका कोई बंदा लापता है। और जब वो लापता की बात करते हैं तो फिर उसकी या तो डेड बॉडी आएगी या वो जिंदा वापस आएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना। अब जब तक वो नहीं आ जाता तो तहरीक इंसाफ वालों को क्या पता या उसके घर वालों को क्या पता कि उनका प्यारा जो है वो जिंदा भी है या नहीं है। अभी मेरे पास कुछ और लोगों ने मैसेजेस किए कि जनाब हमारा ये बंदा शहीद हो गया, हमारे बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बताया नहीं है, तो लिहाजा ये खबर जो है वो दी जाए। अब इसको दबाने की जितनी कोशिश की जा रही है मामले को, ये आलमी सतह पे उतना ज़्यादा उठ रहा है। और इमरान खान साहब का इस पर मुतालबा बड़ा सख्त है। वो कहते हैं जी इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसके ऊपर एक इंक्वायरी करवा दें। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है। अब इमरान खान साहब का मुतालबा जो है वो माना नहीं जा रहा। दिन रह गए पीछे थोड़े। 13 तारीख को इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है पेशावर में, और 14 से वो जो है मुल्क की तहरीक का आगाज कर देंगे। और तहरीक क्या है? सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी के ऊपर इस वक्त ये हुकूमत के गले पड़ गई है और हुकूमत को एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गई है। इतनी बुरी हुकूमत आज तक कभी किसी को नहीं मिली होगी। वैसे हुकूमत तो अवाम ने नहीं दी, एस्टेब्लिशमेंट ने ये हुकूमत दी है मौजूदा हुक्मरानों को, वरना ये तो सारे अपना इलेक्शन हार गए थे। तो इनको जो है ना तत्ते तवे के ऊपर लाकर बैठा दिया। ये बेचारे कभी इस करवट बैठते हैं, कभी इस करवट बैठते हैं, तो गर्म तवे के ऊपर ये बैठे हुए हैं। ना इन्हें इक़्तिदार अच्छा लग रहा है, ना ये उसे छोड़ सकते हैं। हालात इनके लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। अब अगर इमरान खान साहब की कॉल यानी सिविल नाफरमानी की, उसके ऊपर मीडिया में एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और ये कहा जा रहा है कि शायद पीटीआई डर गई है, पीटीआई कह रही है कि ये नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा बददिली पैदा हो गई है, पीटीआई डिवाइड का शिकार होगी। आपको याद होगा इससे पहले भी बार बार ये कहा गया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं, पीटीआई डिवाइड का शिकार हो गई है, बुशरा बीबी जो है वो बनने जा रही है वादा माफ गवाह, अली अमीन गंडापुर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे बिक गया है, फलां जो है उसके साथ ये हो गया है, बैरिस्टर घोर जो है वो फलां के साथ खेल रहे हैं, और जो उमर अयूब जो है वो उन्होंने किसी के साथ हाथ कर दिया है, और पंजाब की क़यादत ने ये बड़ी गेमें की हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की 1 लाख कोशिशें हुई हैं, लेकिन जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं तब तक इस जमात को कोई तोड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब की वजह से ये जमात है और वो इस जमात को एक मजबूती के साथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, और ये सारे लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि जिन्होंने माजी में झूठी खबरें चलाई थी, जो माजी में ये भी कहते थे कि पीटीआई ज़्यादा 10-12 सीटें जीतेगी और जो जीतेगी वो भी सारी दूसरी जमातों में शामिल हो जाएंगे, उन्हें शर्म भी नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें ले ली, आधी सीटें छीन ली, फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज भी इस मुल्क के अंदर है। पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आज भी सबसे ज़्यादा नंबर उनके हैं। तो ये तो हकीकत है ना, इससे तो कोई भाग नहीं सकता और भागने की गुंजाइश भी नहीं है। अब दोबारा से वही मीडिया और उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए कहा जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक गले पड़ गई पीटीआई के और जनाब ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन मीडिया से जाली खबरें चलवाने के बावजूद मैं आपको खबर दे रहा हूं कि हुकूमत अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उसकी वजह से हुकूमत का काफ़ी निज़ाम चलता है, लेकिन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उसमें वो कमी कर देते हैं, यानी वो ज़रूरत का पैसा भेजेंगे, चीज़ें खरीदना बंद कर दें पाकिस्तान में, प्रॉपर्टीज़ लेना फ़िलहाल बंद कर दें पाकिस्तान में, या इजाफी पैसा जो पाकिस्तान में वो ट्रांसफ़र करते हैं हर महीने मुख्तलिफ मुल्कों से, अगर वो पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना और भेजना बंद कर देते हैं तो ऐसी सूरत में इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इकनॉमिक मसला पैदा हो जाएगा। IMF भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा अगर तो वो ऐसा कर देते हैं। और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर वो ये कर गुजरे, कोई बैद नहीं है, वो ये कर भी सकते हैं। हुकूमत का डर बता रहा है कि हुकूमत को लगता है कि ये हो जाएगा। अगले मरले में इमरान खान साहब और क्या कर सकते हैं? इमरान खान साहब लोगों को कह सकते हैं हुकूमत के वाजिबात अदा ना करें या हुकूमत के साथ कोऑपरेट ना करें। लोग पहले ही बहुत तंग हैं, हर चीज़ की कीमत 3-3, 4-4 गुना हो गई है। लोग तो लगता है ऐसी किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, और इसका इंपैक्ट खैबर पख्तूनख्वा पूरा एक सूबा है। कराची जो है, कराची, हैदराबाद, यहाँ के लोग नाको नाक तंग आ गए हैं। आपका जो अपर पंजाब है
या आपका जनूबी पंजाब है, यहां पे भी लोग, सेंट्रल पंजाब में आप डंडे डुंडे मार के कुछ करके आप लोगों से जबरदस्ती बिल ले लेंगे, लेकिन आप हर जगह नहीं ले पाएंगे। लाखों की तादाद में लोगों के मीटर नहीं काटे जा सकते गैस के और बिजली के। चंद कोई 2 दर्जन 4 दर्जन 6 दर्जन तो काटे जा सकते हैं, लाखों की तादाद में ऐसा नहीं किया जा सकता, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। और ये कोई ऐसा जुर्म भी नहीं है जिसमें आप उठा उठा कर लोगों को अंदर ले जाएंगे और आप उन्हें बंद कर देंगे और लोग हमेशा बंद रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब ये मुमकिन है इमरान खान साहब आने वाले दिनों में जो अस्करी सनती इदारे हैं, यानी फौज से वाबस्ता जो सनती इदारे हैं, उनके बाइकआउट की एक ऑलरेडी मुहिम चल रही है, और उसमें जिस तरह का रद्देअमल आ रहा है दोनों तरफ से, ऐसा लगता है कि वो मौसर है। ऐसा नहीं है कि वो मौसर नहीं है या उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जरूर वो मौसर है। इसी वजह से दोनों तरफ के रद्देअमल आ रहे हैं। एक तरफ का ये कहा जा रहा है कि जनाब ये शोहदा के साथ ज्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, ये फौज के जो सनती इदारे हैं इनका बाइकआउट करने वाले मुहिब वतन नहीं है। यानी अगर कोई बाइकआउट करता है तो उसमें हुब्बुल वतनी कहां से आ गई बीच में। बहरहाल ये फौज के साथ लड़ाई तो नहीं है ना, वो मसनूआत नहीं खरीदना चाहते लोग, ठीक है, उनकी मर्जी है, सारिफीन की खरीदें या ना खरीदें, लेकिन उनके खिलाफ एक कंपेन चल रही है, और वो जो कंपेन चल रही है वो डेलिबरेटली चलाई जा रही है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस कंपेन को ओन कर लें। अभी इसका इतना इंपैक्ट है, अगर इमरान खान साहब इस कंपेन को ओन कर लेते हैं तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये नाज़रीन इस हवाले से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से, साने 26 नवंबर के हवाले से हुकूमत कितनी बौखलाहट का शिकार है, और नंबर 3 जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो किस तरफ लेकर जा रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के कुछ केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में लग गए। आईनी बेंच को हम सब जानते हैं, ये हुकूमत के चुने हुए जजेस हैं। हुकूमत ने इन जजेस को चुनकर अपनी मर्जी के जज अपना एक बेंच बना दिया हुकूमत ने। यानी पूरी दुनिया के अंदर कभी भी कोई हुकूमत बेंच नहीं बनाती, लेकिन यहां पे पहली मरतबा पार्लियामेंट और हुकूमत ने एक बेंच बनाया है, और अपनी मर्जी का एक बेंच बनाया कि हमारे केसेस ये बेंच सुनेगा। लिहाजा वो जो इंतखाबात में धांधली वाला मामला है वो भी उसी बेंच के सामने लग गया है। जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल वाला मामला है वो भी उसी बेंच में लग गया है। एक दो और बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं वो भी उसी बेंच में लग गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस बेंच के सामने पेश होकर अपने बातचीत करेंगे, दलाइल देंगे, या वो इस बेंच को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेंच 26वीं मुतनाज़े आईनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। तो जिस तरमीम को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती और जिसके खिलाफ वो कंपेन चला रहे हैं, जिस तरमीम के खिलाफ कंपेन चलाते हुए उन्होंने अपने लोग शहीद करवा दिए, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, क्या उस तरमीम के नतीजे में बनने वाले बेंच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुकदमा चलने देगी या उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक के बाद एक कोई ना कोई हथौड़ा छोटा मोटा चला देते हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भागने वाले नहीं हैं, सिस्टम के अंदर रहकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मंसूर अली शाह साहब ने बच्चों के हवाले से बात करते हुए तकरीब के अंदर बार बार ये कहा कि आइन के अंदर एक आर्टिकल है उसका उन्होंने हवाला दिया बच्चों के हवाले से, और उन्होंने सामने बैठे हुए जज से कहा कि आप इसकी तशरीह कीजिए क्योंकि मैं तो अब कर नहीं सकता, और मजबूरी है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि देखें अब तो आइनी अदालत ही तशरीह करेगी आइन के मामलात की, बाकी जजेस तो कर नहीं पाएंगे। चाहे बच्चों के हकूक़ हों, चाहे ख़वातीन के हकूक़ हों, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे बुनियादी इंसानी हकूक़ हों, ये सारे मामला तो अब चले जाएंगे आइनी अदालत के अंदर। अरशद शरीफ शहीद का केस भी आइनी अदालत में लग गया। मुझे नहीं समझ आती, वो एक फौजदारी मुकदमा है। अरशद शरीफ शहीद के ऊपर बहुत सारे मुकदमा पाकिस्तान में किए गए, उनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन को तंग कर दिया गया। उनकी वालदा ने बाकायदा एक FIR के लिए दरखास्त दी हुई है, और वो ये कहती हैं जनाब हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी, और ये हालात वाक़यात थे जिनमें अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर उन्हें दुबई छुड़वाया गया, फिर जिस मुल्क में वो पहुंचे वहां पे उनको कत्ल कर दिया गया। अब ये एक फौजदारी मामला है, ये आईनी अदालत में चला गया है। मुझे समझ नहीं आती कि आईनी अदालत इस मामले को क्यों सुनेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आने वाले दिनों में इन चीज़ों के ऊपर हम और बात करेंगे। इस वीलॉग को यहाँ रोक लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास लेकिन वो आपको शेयर करता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।